हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर और एनसीईआरटी की इस प्यारे से सीरीज़ में, जिसमें हम एनसीईआरटी की वन बाय वन एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टडी करते हैं अपना। देखिए, व्हाट इज़ लिविंग। अभी हमें जानना है कि लिविंग क्या है। और देखिए, हमने लिविंग के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें जानना है। तो अभी जानेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग और क्या क्या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, लिविंग में ही पाए जाते हैं। और एनसीईआरटी का ये जो लाइन होता है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करवाऊंगी उसको भी आपको देखना है, और जैसे मैं पढ़ाती हूँ इसी तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, ये आप मान के चलिए। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट तरीका है, तो आप ये जान लीजिए कि एनसीईआरटी के पढ़ने के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और पढ़िए, चाहे हमसे पढ़िए, चाहे खुद से पढ़िए, चाहे किसी और टीचर से पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है अगर डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे कि व्हाट इज़ लिविंग। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि देखो क्या है कि व्हेन वी ट्राई डिफाइनिंग लिविंग, जब हम ट्राई करते हैं डिफाइन करने के लिए लिविंग को, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड mount a suitable response come to our mind immediately. As a unique feature of living organism, one can add few more features like metabolism, ability to self replicate, self organize and क्या होता है, interact and emerge to this list। तो ठीक है, जब हम रिप्रोडक्शन को मतलब जब भी हम इसको डिफाइन करने चाहते हैं लिविंग को, तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत तरह के डेफिनेशन आती हैं। जैसे कि क्या कि लिविंग, जैसे कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, एक तो ये है। और क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, केवल लिविंग के ही अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो जो है इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, और एक क्या होता है, ये सुटेबल रिस्पॉन्स भी देते हैं। नॉन लिविंग को आप मारिए पीटिए, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, लेकिन लिविंग को आप मारेंगे या कुछ भी करेंगे तो रिस्पॉन्स करेगा, उसको फ़र्क पड़ता है। आप कहेंगे आप मैम प्लांट को तो हम कुछ भी करें उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम आपसे यही कहेंगे नहीं बेटा, उसको भी फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ता है, उसको ऐसे फ़र्क पड़ता है कि अगर आप प्लांट की पत्तियां तोड़ दीजिए, एक दो पत्ती तीन पत्ती तोड़ेंगे तो हो सकता है सह ले, क्योंकि प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सहते हैं। हम ह्यूमंस का टॉर्चर वो बहुत सहते हैं। लेकिन अब क्या करिए, सारी की सारी पत्तियां रिमूव कर दीजिए तो देखिए उस पर फ़र्क पड़ता है, मतलब एक हद तक वो सहने की कोशिश करता है। इसी तरह से इंसान भी है या कोई भी और ऑर्गेनिज्म थोड़ा बहुत तो सहने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा उसको टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे, मतलब अच्छा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप उसको प्रोटेक्ट करिए तो प्लांट हरा भरा हो जाए, उसको पानी दीजिए तो वो पौधा हरा भरा हो जाएगा। उसी के अगेंस्ट आप अगर उसको पत्तियां तोड़ लीजिए, उसको काटिए, नुकसान पहुंचाइए, तो उल्टा रिस्पॉन्स होगा। मतलब कि वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। मेरे बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है। वन ऐड फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, इसमें हम ऐड कर सकते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कितने तरह होता है, दो तरह होता है। क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है, एक तो एनाबॉलिज्म होता है, और दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी क्या करती है कि मतलब चीज़ों को जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको लेती है, जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन करती है। जो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का ब्रेकिंग होता है वो कैटाबॉलिज्म में होता है, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, चीज़ें बनती हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक सी बातें थी, मैंने कहा आप लोग को बता दूं। यहाँ तक हो गया ना। अगर कोई डाउट हो किसी भी लाइन से तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि एक लाइन को आपको समझाना। ठीक है, कुछ लोग शायद कहेंगे मैम रीड कर रही हैं, तो बेटा मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मेरा बस यही है मतलब कि आपको एक एक लाइन समझ में आ जाए। तो उसका मतलब ये भी है कि मान लो कोई हिंदी मीडियम से है जिसको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश, तो मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि उसको भी समझ में आ जाए।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। एक तो ये देखो ऐसे वन बाय वन लाइन सारी जो यहाँ पे एक एक ब्लैक ब्लैक लाइन से है ना, आपको क्या करना है, उसको लिखना है, उसका क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है। जैसे आप लिखोगे व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग के एक कैरेक्टरिस्टिक आप ये लिख दोगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, इंक्रीज इन नंबर, जैसे जो आपके छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर में अपने क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके अमीबा और पैरामीशियम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जबकि जो हम लोग होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम लोग तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं ना, हम क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। ये वाला जो है हमारी लाइंस, इसको मैं प्रीवियस वाले जो वीडियो है जो है मुझे याद आ रहा है, मैंने उसमें इसको डिफ़ाइन कर दिया है, इस वाले को मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए। अभी यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी तो ज़्यादा वो हो जाएगा, ठीक है, मतलब टाइम खिंच जाएगा। तो अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया, तो बेटा आप वहाँ से देख लीजिए अगर एक एक लाइन जाना है। फिलहाल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पॉर्टेंट बस यही लाइन है कि जो आपके छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे इंक्रीज़ करते हैं, वो अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, सेल डिवीज़न को बढ़ा लेते हैं। तो उसी से उनका क्या होता है, उनके नंबर भी बढ़ जाते हैं और वही उनका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। और यहाँ पे इनका क्या है कि जो उनका रिप्रोडक्शन भी वही होता है, उनका नंबर भी बढ़ता है, उनका ग्रोथ भी वही है और वही उनका रिप्रोडक्शन भी है। जबकि हमारे में क्या होता है, सेल डिवीज़न अलग है। और ठीक है, सेल डिवीज़न हमारा जो है सेल डिवाइड करता है। देखो सेल डिवीज़न दो तरह का होता है, आप समझ लीजिए यहाँ पे सेल डिवीज़न दो तरह का होता है। एक तो माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस, और एक क्या होता है, मियोसिस। एक होता है मियोसिस। तो जो मियोसिस होता है, रिप्रोडक्शन सेल में मियोटिक डिवीजन होता है, उसके अलावा जितनी भी सेल होते हैं उसमें कौन सा होता है, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। इसमें देखो माइटोसिस में क्या होता है, जितना क्रोमोजोम नंबर है, मतलब क्रोमोजोम नंबर n है किसी सेल में, तो आगे चल के भी क्रोमोजोम नंबर n ही रहेगा। ठीक है, n मतलब हम आपको समझाने के लिए कह लें, मान लीजिए 18 है, तो नेक्स्ट जो सेल बनेगी 18 सेल से, तो उसमें भी क्रोमोजोम का नंबर 18 ही होगा। जबकि मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, आधा हो जाता है। क्या होता है, अगर यहाँ पे n नंबर सेल है और इसमें मियोसिस हुआ तो क्या हो जाएगा, n/2 बन जाएगा। ठीक है, n/2 मतलब यहाँ पे 18 है तो 18 का आधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बता दीजिए 18 का आधा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आधा कर लीजिए, आप क्वेश्चन करके मुझे बता दीजिए, इतना तो होगा ना। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि बायो वालों का मैथ खराब होता है, लेकिन मैं नहीं मानती, बायो वालों का मैथ अच्छा भी होता है, बहुत बढ़िया करते हैं। ठीक है, जो इतना अच्छा मार्क्स लाते हैं नीट में, जो सेलेक्ट होते हैं, सभी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हमारा रिप्रोडक्शन को भी मैं डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी हमने डिफ़ाइन कर लिया है। यहाँ पे अब हमारा क्या है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डिफ़ाइन किया है सारी चीज़ों को, तो पूरा एक एक लाइन से देखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दें कुछ ना छोड़ें, मैं इसलिए इसको यहाँ पे स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है, अगर नहीं बताई होती तो मैं ज़रूर बताती यहाँ पे। ठीक, अब आइए देखते हैं जो मैं नहीं बताई हूँ। यहाँ पे यहाँ से हमको देखना है, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कॉन्शियसनेस होता है, मतलब कि वही जो मैं आपको बताई थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उनको हम टच करें, उनको छुएं, मान लीजिए जो है, मान लीजिए ये कोई ह्यूमन्स हैं, मान लीजिए, ठीक है, हंसीएगा नहीं, ये कोई ह्यूमन है, अभी इनको कोई आके, कोई और ऐसे आके उनको मतलब मार दे, सिर्फ ऐसे टन मार दे, तो क्या होगा, तो ये रिस्पॉन्स करेंगे कि नहीं करेंगे। हो सकता है सहनशील इंसान हो तो छोड़ दें, एक बार छोड़ दें, दो बार छोड़ दें, लेकिन बार बार आप कहेंगे छोड़ भले देंगे, लेकिन एक बार आपको घूर के देखेंगे जरूर, मतलब कि इनको फील हुआ ना, आपने मारा या फिर कुछ भी हुआ, या आपने इनको ले जाके गिफ्ट दिया, तो इनको क्या होगा, फील होता है ना, खुशी में आपको कुछ बोलेंगे अगर आपने इनके साथ अच्छा किया। तो कुल मिला के ये है कि रिस्पॉन्स करते हैं। क्या आप एक नॉन लिविंग को गिफ्ट दोगे, मान लो कोई पत्थर है, पत्थर को ले जाके गिफ्ट दोगे, पत्थर रिस्पॉन्स करेगा क्या, चाहे पत्थर को कहीं उठा के फेंक दो, चाहे कुछ भी करो, पत्थर नहीं रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स कौन करता है, हमेशा लिविंग बींग्स ही रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे बस इतना ही है आपके लिए इम्पॉर्टेंट कि लिविंग बींग्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि नॉन लिविंग रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से देखते हैं,
जैसे यहाँ देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड। देखो जो लिविंग बर्ड है ना उसकी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। मतलब कि हमारा जो अर्थ है, जो लिविंग जो बायोस्फीयर है कह सकते हैं। बायोस्फीयर मतलब कि जहाँ पे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात किया जा रहा है। टोटल तो हमारा जो है इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो हमारा क्या है, बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, और क्या है, देखो एक तो आपका लिथोस्फीयर मतलब जो लैंड वाला एरिया है, एक बायोस्फीयर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहीं पे रहते हैं, इसी में होता है, ठीक है। और एक आपका क्या होता है, एयर वाला पार्ट हो जाता है। अगर आपको किसी को पता है कि उसको कौन सा स्फीयर कहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। इस टाइम मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं आपको वैरायटी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। कई तरह के प्लांट्स दिखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, मच्छर मक्खी, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखती है ना, पेड़ पत्ते और पक्षियाँ दिखती हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने, ह्यूमंस ने इतना पॉल्यूशन कर दिया है कि अभी देखो दाना वाना डालते नहीं है तो पक्षियाँ आए कहाँ से, है ना। पानी वानी रखे छत पे, दाना डालें तो पक्षियाँ आएंगी भी। तो पक्षियाँ भी बहुत कम हो गई हैं। पक्षियाँ इन द सेंस, बहुत लोग को पूछ रहे होंगे पक्षी क्या है, तो पक्षी बर्ड, जो चिड़िया बर्ड होती हैं उनको हम पक्षी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, बर्ड को। इट बी कहाँ कहाँ है, पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट बर्ड। यहाँ पे दिया भी क्या है, पॉटेड प्लांट मतलब जो हम पॉट में प्लांट्स लगाते हैं वो इंसेक्ट हो सकती हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, योर पेट्स जो आप मतलब पालते हैं, जैसे डॉग वगैरह हो गया, ये सब, गाय हो गई, ठीक है, बुफैलो हो गई, इस तरह से। अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, और भी एनिमल्स प्लांट्स हो सकते हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आइज बट दे ऑल अराउंड यू। मतलब इनका ये कहने का मतलब ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसको आप देख तो नहीं सकते लेकिन आपके चारों तरफ वो हैं, मतलब आप देख नहीं सकते लेकिन आपके चारों तरफ वो हैं, ठीक है। इस तरह से इफ़ यू वेयर इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्व इन द रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी इंक्रीजेज। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं, मान लीजिए क्या है, आप अपने घर में हैं, घर तो बहुत अच्छा नहीं बना पा रही हूँ बेटा, आई विल ट्राई, ठीक है। मान लीजिए आप अपने घर में हैं, ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, पहले थी अभी उतनी अच्छी नहीं। मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं, ठीक है, ये आपका खिड़की बन गया, ये आपकी खिड़की है। मान लीजिए आप अपने घर में है, तो इस घर में कौन कौन रहता है, इस घर में आपके मान लीजिए मम्मी रहती हैं, बहुत अच्छे से तो नहीं बन पाएगा, मम्मी रहते हैं, पापा रहते हैं, ठीक है, आप रहते हैं, मान लीजिए आप हैं, मम्मी पापा हैं, तो मतलब लोग रहते हैं, और भी दादा दादी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं आपके घर में। तो इसका मतलब ये है कि जब इतने लोग रहते हैं तो भाई आपको अभी इस घर के लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना है कि घर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, भाई बहन सभी लोग रहते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा और बाहर निकल के गए तो अपने मोहल्ले के लोग को आप काउंट करिए। मोहल्ला में क्या बस लोग ही हैं, हो सकता है वहाँ पे जैसे डॉगीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे, फिर आप अपनी सिटी में निकलिए, फिर थोड़ा और बाहर, मतलब जैसे जैसे आप एरिया का रेंज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको हर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप बाहर निकलेंगे आपको, देखो इफ़ यू वी, यहाँ पे देखो यही दिया है, इफ़ यू वेयर इंक्रीज द एरिया यू विल मेक ऑब्जर्वेशन द रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। जैसे जैसे आप रेंज एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी आपको बढ़ते हुए मिलते हैं। Obviously, if you were to visit dense forest, you would probably see much greater number and kinds of living organism in it. अगर यही करें कि अगर आप बहुत डेंस फॉरेस्ट मतलब बहुत घने फॉरेस्ट में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो आपको बहुत वेराइटी की, बहुत अलग अलग तरह की आपको क्या दिखते हैं, ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स ऑर्गेनिज्म दैट यू सी, वहाँ पे आप बहुत तरह तरह के ऑर्गेनिज्म प्लांट्स इन सबको देखेंगे। इसीलिए तो हम कभी कभी कहाँ जाते हैं, जू जाते हैं या किसी हम नेशनल पार्क या पार्क वगैरह में घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स रहते हैं तरह तरह के, मतलब वहाँ पे हमको ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रयागराज से हों, जिसका पहले इलाहाबाद नाम कहा जाता था, तो यहाँ पे एक कंपनी बाग है, कंपनी बाग में जो है
अभी तो नहीं, लेकिन पहले के टाइम में यहाँ पे क्या होता था, कंपनी बाग में जो है बहुत अच्छे अच्छे, मतलब यहाँ पे बहुत तरह तरह की चिड़िया थी और जो है जानवर थे। लेकिन अभी तो मुझे नहीं पता है किस टाइम है कि नहीं, तो आप देखने वहाँ जा सकते हैं। हाँ, प्लांट्स की वैरायटी आपको मिलेंगी, लेकिन एनिमल्स या जूस में आपको कितने मिलेंगे ये मुझे नहीं पता है, तो आप वहाँ देखने जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, तो ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंगल, एक सिंगल होता है वो एक सिंगल स्पीसीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक जो एनिमल है, एक प्लांट, जैसे मैंगो का प्लांट अपने मैंगो की स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगी, इसी तरह से रोज़ का प्लांट है तो रोज़ की स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। सिंगल ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अपनी एनसीईआरटी की बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 7 स्टार लगा लीजिए इस पर। क्या है कि अभी तक जो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ को क्या किया गया है, डिस्कवरी किया गया है, वो कितना है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नंबर ऑफ स्पीसीज जिसकी क्या की गई है, डिस्कवरी की गई, वो कितनी है, 1.8 टू 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब हमारे अर्थ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कितनी तरह की वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इतनी ही होंगी, नहीं, इससे बहुत ज़्यादा होंगी ना, लेकिन अभी तक कितनी ही क्या की गई हैं, ठीक है, इतनी ही जो है पता की गई हैं, है तो इससे भी ज़्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज एक्सप्लोर न्यू एरियाज। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मतलब ये कहाँ कहाँ तक हम पहुँचे थे। हाँ, तो यहाँ पे है, तो एक मिनट, दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। यहाँ तक तो हो गया था। वी शुड रिमेंबर हियर वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो हम किसको एक्सप्लोर करते हैं, बढ़ाते हैं, न्यू एरियाज़ को बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को क्या है, न्यू एरियाज़ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। एंड इवन ओल्ड वंस, इवन जो है ओल्ड वंस, मतलब ओल्ड वंस हैं उनका भी यहाँ पे जो रिकॉर्ड है, डेटा है, उसमें नए भी हैं, मतलब नए भी जुड़ते जाते हैं और ओल्ड भी हैं। देखो, ओल्ड वंस और क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। इसमें भी जो नए नए ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब कि ओल्ड तो हैं ही, जो पुराने हैं उसको भी यहाँ पे मतलब काउंट किया गया है, और जो नए ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी क्या किया है, इसमें लगातार ऐड किया जा रहा है, इनमें जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से होता है। अगला है यहाँ पे कि अगला है यहाँ पे एज 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 स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। मतलब कि स्टार्टिंग में क्या था, मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल थे, हमारे जो वर्ल्ड है, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स थे। एज यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा से हम इसकी साइज बड़ा कर लें। हाँ, तो क्या है, वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाई दियर लोकल नेम्स। तो हम इनको क्या करते हैं, देखो उनको दो तरह से हम जानते हैं। एक तो इनका जो लोकल नेम होता है, और एक क्या होता है, बोटैनिकल नेम, जो कि क्या होता है, किसी साइंटिस्ट ने दिया होता है। दिस लोकल नेम वुड बी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो लोकल नेम होता है वो एक जगह से, मतलब एक प्लेस पे, मतलब प्लेस पे वो बदला। मान लीजिए आपके गांव में कुछ और कहा जाता हो, मतलब मान लीजिए यूपी का गांव है, यूपी के गांव में उस प्लांट को कुछ और कहते हो, महाराष्ट्र के गांव में या विलेज में, महाराष्ट्र एरिया में उसको कुछ और कहते हो, उड़ीसा में कुछ और कहते हो, गुजरात में कुछ और कहते हो। मतलब प्लेस टू प्लेस उसका जो लोकल नेम है वो वेरी करता है। लेकिन याद रखना, बोटैनिकल नेम पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है। बोटैनिकल नेम कभी भी वेरी नहीं करता पूरे वर्ल्ड लेवल पे। जो बोटैनिकल इसीलिए बनाया ही गया है ताकि अगर हम किसी प्लांट का एक नाम जानना हो तो हमको एक ही नाम से हम जान जाए, वो क्या है, बोटैनिकल नेम। तो जब बोटैनिकल नेम के नीचे देखोगे तो उसमें लोकल नेम भी दिया रहता है उस जगह का। ठीक है,
यहाँ पे प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज कन्फ्यूजन दैट वुड क्रिएट इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज टू मीन्स टॉक ईच अदर रिफर्स टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉक्ड अबाउट। तो ये क्या होता है, जब उसके लोकल नेम अलग अलग रहते हैं तो हमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अब मान लीजिए कोई फ्लावर है, मान लीजिए कोई चंपा का फूल है, अब चंपा फूल को यूपी में चंपा फूल कहते हैं, कहीं और कुछ और कहते होंगे। अब हम यूपी से जाएं उड़ीसा में कहें हमको चंपा का फूल चाहिए, ठीक है, चंपा का फूल मांगने लगे, या फिर मान लीजिए हम यूपी में गुलाब कहते हैं, अब केरला में जो भी कहा जाता हो, केरला या उड़ीसा में, तो या फिर कहीं भी महाराष्ट्र में तो फिर भी हमारी मतलब यूपी की लैंग्वेज वहाँ पे मिलती जुलती रहती है तो लोग समझ जाएंगे। मतलब ऐसे जहाँ की मतलब अलग ही लैंग्वेज हो, जैसे तमिलनाडु चले गए जहाँ एकदम लैंग्वेज अलग हो, तो वहाँ पे गए मांगने लगे तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये किस चीज़ का फ्लावर मांग रहे हैं। तो इससे बेटर है कि एक नाम हो जाए। तो अगर या तो आप उनको प्लांट दिखा के पहचानवाइए, दूसरा ये तरीका है, तो आज तो फ़ोन हो गया, पहले के ज़माने में तो फ़ोन नहीं था, तो एक और तरीका है कि उसका बोटैनिकल नेम। लेकिन हाँ अभी भी प्रॉब्लम है इसलिए कि बोटैनिकल नेम सब नहीं जानते हैं, लोकल नेम तो सभी जानते हैं बट बोटैनिकल नेम आज के भी टाइम में बहुत लोग नहीं जानते हैं। कुछ जानने वाले लोग रहेंगे तो सर्च करके बता देंगे कि भाई हाँ ये है, लेकिन ठीक है ना। तो बोटैनिकल नेम सभी को नहीं पता है, ये भी आज की प्रॉब्लम है। खैर बात की बात है, उस पर बाद में बात करेंगे। हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके लिए क्या मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए क्या किया गया कि कोई ऐसा नॉमेनक्लेचर, कोई ऐसा नेमिंग सिस्टम आए जिससे कि पूरे वर्ल्ड में उसका एक ही नाम हो। ठीक है, लोकल नाम हो कोई बात नहीं, लेकिन उसका पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या हो, एक ही नाम हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। और इस प्रोसेस को क्या कह दिया गया, जो ये नेमिंग सिस्टम लाया गया उसी को नॉमेनक्लेचर कहा गया। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है ना वो ऐसे ही नहीं है, इसमें कुछ रूल थे। क्या थे, कुछ रूल और रेगुलेशन थे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनाइज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो द ऑर्गेनिज्म नेम अटैच टू। ये कभी कब होता है, जब हम इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और उसको अटैच करते हैं एक सही तरीके से। दिस इज़ क्या, आइडेंटिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जब हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं और उसको अटैच करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के नेम को, तो उसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो पहला देखिए क्लासिफिकेशन के हमको पहला हमें क्लासिफिकेशन का नियम यहाँ से क्या निकल के आया, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आइडेंटिफिकेशन सेकेंड नंबर पे आता है नॉमेनक्लेचर। जब हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन। थर्ड नंबर पे आपका क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इसी मैनर में, जिस मैनर बताएं उसी तरह से आपको याद रखना है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, टैक्सोनॉमी। आगे चल के आने वाला है, बस आज के लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा बट हाँ कल वाले लेक्चर में ज़रूर आएगा टैक्सोनॉमी, ठीक है। तब मैं आप लोगों से पूछूंगी। तो यहाँ पे है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव स्टेबलाइज्ड प्रोसीजर्स एज असाइन टू साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, नेम को लिखते हैं, बताते हैं। दिस इज एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बायोलॉजिकली भाई बायोलॉजिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड लेवल के, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है। जो साइंटिस्ट लोग वो नाम देते हैं पूरे वर्ल्ड मतलब एक मत हो के सभी को क्या करना होता है, उसको एक्सेप्ट करना होता है। जब सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या होता है, मान लिया जाता है। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम बेस्ड ऑन एक मिनट, कहाँ तक हम पहुँचे थे,
हाँ, यहाँ तक पहुँचे थे। बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, इसके कुछ एग्री मतलब जो मान्यता होता है, माना गया होता है, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है, ये भी नहीं कि कुछ भी, मतलब कुछ इसके क्राइटेरिया होते हैं। विच आर प्रोवाइडेड एन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी 7 स्टार लिख लीजिए, इसको क्या कर लीजिए 7 स्टार कर लीजिए। क्या है? ICBN। ICBN का फुल फॉर्म नीट ने कई बार पूछा है, कई बार पूछा है। ICBN का कोड पूछा है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब नॉमेनक्लेचर का जो रूल रेगुलेशन सिस्टम होता है। देखो बोटेनिकल मतलब ये किसके बारे में है? प्लांट्स के बारे में है। और जब जूलॉजिकल आ जाएगा बोटेनिकल के जगह, तो वो जू पे अप्लाई होगा। तो जो प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं वो ICBN करता है, और जो एनिमल का करता है या जू का करता है वो जूलॉजिकल में आ जाता है। तो यू मे आस्क हाउ आर एनिमल नेम्ड, तो एनिमल का नाम आपसे पूछ रहा है कि कैसे क्लासीफाई किया जाता है। एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो जो एनिमल होता है वो ICZN है। दोनों ही, इस पर भी 7 स्टार लिख लीजिए, दोनों ही पूछा गया है और पूछा जाता भी रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसके थ्रू होता है। तो ICBN जो होता है उसमें प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर होता है, और जो ICZN होता है उसमें क्या होता है? जू जो एनिमल होते हैं उसका नॉमेनक्लेचर होता है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने में जो है हो सकता है ना इंटरेस्टिंग लगे। तो आज तक इतना ही रखते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो का हम जो है इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।